सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी घमासान जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जनता देख रही है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले जनपदों को विकास परियोजनाओं की सौगात बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दे रहा है। काशी में पीएम मोदी ने यह कहा है कि गाय हमारे लिए माता है, जबकि दूसरे संप्रदाय विशेष के लिए गुनाह है। तो यूपी चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। विपक्ष जहां मौजूद प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरने में लगा है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लोगों के बीच जनता की भलाई के लिए किए गए कार्य को जन जन तक पहुंचवाने का काम कर रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे। उन्होंने वाराणसी के लोगों को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। तो 10 दिन में पीएम नरेंद्र मोदी का काशी में ये दूसरा दौरा। काशी को पीएम की एक बड़ी सौगात। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर रहे और काशी में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि गाय को कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय हमारी माता है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अत्रि भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त हैं और वाराणसी से हमारे संवाददाता निमेश राय भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निमेश, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी और आपसे पूरा अपडेट एक बार जानना चाहूंगी कि 10 दिन में पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी का ये दूसरा दौरा कैसे देखें हम इसे? देखिए, अभी तो ये सारे दौरे जो प्रधानमंत्री के हो रहे हैं उसको राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा और देख भी रहे हैं लोग इसको, लेकिन इसमें जो तस्वीरें इमर्ज हो रही हैं, सामने नजर आ रही हैं, वो विकास की तस्वीरें हैं। और पूर्वांचल जिस कदर पिछड़ापन का प्रतीक माना जाता था, अगर हम पहले के समय की बात करें, 5-7 साल 10 साल पहले की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जिस तरह से पिछड़ेपन की, गरीबी की, भूखमरी तक की स्थिति यहां पे देखने को मिलती थी, वो अब दूसरे रास्ते पे यानी विकास के रास्ते पे चल चुका है। और इसकी अगर कड़ियों को जोड़ें आप, तो बहुत सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर एक्सप्रेसवे और हाईवे इस समय किसी स्टेट में है तो वो उत्तर प्रदेश है। और पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में वाराणसी एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल बन करके उभरा है इन दिनों, जिसकी नजीर चारों तरफ दी जा रही है और चुनाव में उसको दी भी जाएगी एक मॉडल के तौर पर। ठीक उसी तरह से जैसे कि 14 में जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा वाराणसी के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र पे आए थे, तो एक गुजरात मॉडल लेकर के आए थे डेवलपमेंट का। तो अब चुनाव में वाराणसी मॉडल उसकी एक नजीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूजा। और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से वाराणसी लोगों को एक दूसरे लोकल लैंग्वेज में कनेक्ट किया बात करके, और फिर यहाँ के मिठाइयों का जिक्र, लौंगलता और मलइयों का जिक्र उन्होंने किया, तो जोड़ते हुए प्रधानमंत्री एक बार फिर से वाराणसी के लोगों को दिखाई दिए और इसके सहारे पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को भी जोड़ने की कोशिश है पूजा। ठीक है डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी राज्य का दौरा करते हैं या किसी जिले का दौरा करते हैं, तो इनकी एक खासियत है कि वो जनता के दिल को बहुत आसानी से टटोल लेते हैं। और शायद पीएम नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते भी हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में और चुनाव से पहले वो लगातार दौरे कर रहे हैं हर जिले के। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और 10 दिन में लगातार दूसरा ये दौरा है। कैसे समझें इस दौरे को? पूजा जी, मोदी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक विश्लेषक हैं और राजनेता वही सफल होता है जो जनता की भावना को समझे और आने वाली दस्तक जो है उसको पहचाने। राजनीति में वही पहलवान आगे जानता है जो दाव जानता है। दो पहलवान जब लड़ते हैं तो जो बेहतर दाव जानता है वही पहलवान जीतता है। तो राजनीति में चाणक्य नीति है कि हम किस तरह से जनता को अपने पक्ष में करें और जनता क्या चाहती है, हम इसका विश्लेषण जरूर करें। जमीनी व्यक्ति जो होगा, जमीनी नेता जो होगा, जो सड़क पर चला होगा, वो जानता है कि जनता की डिमांड क्या है, जनता क्या चाहती है। और ये चुनाव जो है 2 मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, एक विकास, एक धर्म।
धर्म, अभी आपने विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा होगा, वहां पर नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल एक आम धर्म भीरू की तरह से, एक श्रद्धालु की तरह से वहां पे गए, और वो जो पूरा कवर किया गया एक इवेंट की तरह से, वो पूरी की पूरी तरह से वो जितने बनारस के लोग थे, जितने विदेश में और अपने देश में लोग थे जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, वो उनसे कनेक्ट हुए। तो सबसे बड़ा है कि हम अगर किसी से कनेक्ट ही नहीं होंगे, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, और हम अपनी बात को साफ गोई से पहुंचा पाएं, ये बहुत जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जी ने यही किया है कि वे जनता की भावना को जानते हैं, और वो आज की जो रैली उनकी हुई है उसमें भी उनकी जय जयकार हुई है, और उससे ये लग रहा है कि जो हमारे विपक्षी हैं वो सिर्फ मोदी की कमियां निकाल रहे हैं, जबकि वो अगर मोदी जी की कार्यशैली को भी पकड़ लें तो वो कुछ आगे निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जब सिर्फ आलोचना करेंगे तो मोदी जी को उसका भी लाभ मिल रहा है, अपना काम वो कर रहे हैं, वो लाभ मिल ही रहा है, और जो आई टू आई कनेक्ट उनका है जनता के साथ, वो सबसे बड़ा फायदा उनको हो रहा है। बिल्कुल निमेश, आज 2100 करोड़ की 27 परियोजनाएं जनता के नाम उन्होंने की हैं, जनता को समर्पित की हैं। तो ऐसे में वाराणसी की जनता कितनी ज्यादा खुश है? निश्चित रूप से बहुत खुश होगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आए हैं उनके जिले में, उनका ये संसदीय क्षेत्र है। चाणक्य नीति, जिस तरह से डॉक्टर अत्री जी बता रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी एक चाणक्य नीति लेकर चलते हैं। और दूसरा दौरा अगर हम 10 दिन में इसे देख रहे हैं तो बहुत बड़े तौर पर निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी ने प्लानिंग की है जनता को लुभाने की, क्योंकि 2100 करोड़ की जो 27 परियोजनाएं हैं आज जनता को समर्पित की गई हैं। निमेश, देखिए, अभी बता भी रहे थे डॉक्टर साहब कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक खेल भी होता है राजनीति में। दांव जो चले जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक तौर पे भी खेले जाते हैं। तो उसी मनोवैज्ञानिक खेल की एक तस्वीर मैं आपको बताऊं कि जो डेवलपमेंट हुआ है, जो अगल बगल आपके वाराणसी के आसपास के जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो रिंग रोड की बात करें, हाईवेज की बात करें, एलिवेटेड सड़कों की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, और फिर आज वाराणसी में जो एक बड़ी चीज, क्योंकि पूरे देश में 22% दूध का उत्पादन होता है, पूरी दुनिया के उत्पादन के हिस्सेदारी अगर देखें तो भारत का हिस्सेदारी लगभग 22% है, और उसमें भी पूरे देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। और दुर्भाग्य की बात यह रही है कि उत्तर प्रदेश में इस सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन को चैनलाइज नहीं किया गया, इसका एक समायोजन सही ढंग से जिससे किसानों को उसका लाभ मिले, पशुपालकों को उसका लाभ मिले, वो चीजें अब तक देखी नहीं गई। लेकिन पिछले 7 साल के भीतर, 6 साल के भीतर 6 प्लांट यहां पे उत्तर प्रदेश में लगे हैं, और आज 6वां प्लांट इंस्टॉल किया प्रधानमंत्री ने खुद वाराणसी में। लगभग 5 लाख लीटर इसमें दूध प्रिजर्व किया जा सकता है, 10 कुंटल के आसपास मिठाई एक दिन में बनाई जा सकती है। तो एक सीधे सीधे लगभग 2.25 लाख पशुपालकों को इससे फायदा होने वाला है, एक बड़ी बात है। और आज प्रधानमंत्री ने 35 करोड़ की राशि ऐसे पशुपालकों के खाते में डिजिटली ट्रांसफर भी किया है, तो एक बड़ा लाभ भी पशुपालकों को मिलता हुआ दिखाई दिया। और देश की जीडीपी में बड़ा योगदान कृषि और पशुपालन का है। तो अगर जीडीपी को बढ़ाने की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं देश में, तो पशुपालन और खेती को भी उन्नत करना होगा। आपने गौर किया होगा कि पशुपालन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आज तो एक माइलस्टोन स्थापित हुआ है पूरे पूर्वांचल में, आप ये कह लीजिए। और दूसरा, कृषि को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जैविक खेती की बात करी कि वो ज्यादा कीमतों पे वो उत्पाद बिकते हैं और किसानों को धीरे धीरे उधर की तरफ। तो एक पुराना जो कहा जाता था, हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है कि भारत का जो मुख्य व्यवसाय है इस देश का, वो कृषि और पशुपालन है। तो उस दिशा में अब पहली बार कह लीजिए कि फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वाराणसी के लोगों में तो इसको बहुत खुशी है इस बात को लेकर के। और एक सबसे बड़ी जो बदलाव की बात है, ये लोगों की सोच में, माइंड गेम की जैसी बात डॉक्टर साहब ने कहा था, वही माइंड गेम है कि लोगों की सोच जो इम्पॉसिबल सी लगती थी कि कॉरिडोर नहीं बन पाएगा इतने बड़े इलाके में, आधा अधूरा कुछ काम होगा, थोड़ी सी जगह में बनेगा, लेकिन इतना विशाल और इतना विहंगम बनेगा, ये कभी कल्पना से परे था। तो चीजें हो सकती हैं, डिलीवरी हो सकती है, और प्रधानमंत्री बतौर ए डिलीवरी मैन आज फिर से उपलब्धि पाते हुए दिखाई दिए। और लोगों की तालियों से, जिस तरह से आज भीड़ 2 लाख लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट वहां पे था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अब हाल भर चुका है या प्रांगण भर चुका है, अब जहां है आप वहीं खड़े। तो एक बड़ी बात थी,
प्रधानमंत्री फिर एक बार लोगों से इंटरेक्ट और कनेक्ट होते हुए दिखाई और दे ये रहे हैं। खासियत रहती है हमेशा जब भी एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है पीएम नरेंद्र मोदी का, तो जो जनता होती है, जो भीड़ होती है, वो चल देती है उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और निश्चित रूप से हम हर बार देखते हैं निमेश की कितनी ज्यादा भीड़ होती है। डॉक्टर अत्री जी, जैसा कि हम मनोवैज्ञानिक खेल के बारे में अभी जिक्र भी कर रहे थे, निमेश भी बता रहे थे कि राजनीति कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से खेली जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी कि अगर हम इस प्लानिंग की बात करें तो आप कैसे समझाएंगे? कभी तो वो महिलाओं को संबोधित करते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले काशी आए थे वो, और तब उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद किया था। आज उन्होंने गाय हमारी माता है का ये मुद्दा उठाया, जनता को सीधा संबोधित किया है। 2017 में मोदी मैजिक देखा था हमने, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक देखा था, तो वो जानते हैं कि मोदी मैजिक 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा जा सकता है, इसीलिए इस तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। पूजा जी, देखिए, नरेंद्र मोदी भावनात्मक स्तर पर सबसे जुड़ते हैं और जब हम मतदाता को महत्व देंगे तो वो हमारे महत्व को समझेगा। जब हम उसको यह महसूस कराएंगे कि हम तुम्हारे बीच के हैं, तो मतदाता के अंदर निश्चित रूप से एक भाव पैदा होता है कि मेरे बीच का आदमी है। ये जो अपनत्व का भाव है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो माहौल नहीं बनता है। और अभी इन्होंने जब बनारस आए थे, कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो एक अपंग महिला थी, उन्होंने जैसी पैर छूने की कोशिश की, इन्होंने तुरंत उसके पैर छुए। तो ये मातृशक्ति के प्रति उनका क्या आदर भाव है। दूसरे को वो अपने बराबर समझते हैं, अपने से छोटा नहीं समझते हैं। तो ये जो भाव, हम दूसरे को जब इज्जत देंगे तो हम उसकी दोगुनी इज्जत प्राप्त करेंगे। ये अभी तक बहुत पहले से नहीं होता आया है। जब हम वीआईपी बन जाते हैं तो हम 8-10 गाड़ियां लेके चलते हैं और बंदूकधारी लेके चलते हैं, तो हम जनता के बीच में होकर भी जनता से कट जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जमीनी आदमी रहे हैं, ये जानते हैं कि मुझे जनता के लिए करना है और उनके ऊपर अभी तक कोई स्पॉट नहीं। और आज का ये जो अब चुनाव होने वाला है, ये भी मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा, क्योंकि वही एक बड़ा चेहरा है और वही इम्पैक्ट डाल सकते हैं जनता के ऊपर। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका जो भाव है वो जनता से कनेक्ट होता है, और जब तक हम भावनात्मक रूप से किसी जुड़ेंगे नहीं, हम उसको अपना बना नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा निमेश, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि बातों ही बातों में विपक्ष पर निशाना भी साध जाते हैं संबोधित करते हुए जनता को, और उसी के साथ साथ वो अपनी ही सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिना जाते हैं। और आज भी उन्होंने किया है ये चीज कि जो उत्तर प्रदेश में तमाम उपलब्धियां योगी सरकार की ओर से हैं उन्हें गिनाया भी है, विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। बताएं आप। देखिए पूजा, इसको इस तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री जब भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इधर बीच में उनके काफी जितने उद्बोधन हो रहे हैं मैं उनको गौर कर रहा हूं कि विपक्ष पे उनका हमला बहुत संक्षिप्त होता है। जैसे पहले विपक्ष को पूरे घेरे में लेकर के और विपक्ष के बारे में आलोचना करना या विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करना, ये आमतौर पर होता रहा है। लेकिन इधर बीच जो प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, उसमें जो भाषण हो रहे हैं, उसमें विपक्ष पे जो हमला है वो बहुत कम और बहुत न के बराबर, और कभी कभी वो विपक्षी नेताओं का नाम ले लिया तो ले लिया, नहीं तो इधर बीच विपक्ष को सीधे नाम लेकर के वो हमला भी नहीं। विपक्ष को जैसे अवॉइड कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज और उनके भाषण में चीजें दिखाई दे रही हैं। आज भी वही हुआ कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, किसी भी विपक्षी दल का नाम नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने कहा कि जो लोग गाय और गोवर्धन का मजाक उड़ाते, तो सचमुच में मजाक उड़ाते थे लोग बहुत सारे कमेंट और सोशल मीडिया में बहुत सारे इस पे टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन अब उसी को किस तरह से ये हमारे आर्थिक आजीविका का साधन बन रहा है और अमल में आ रहा है, ग्राउंड पे वो चीजें उतर रही हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने हल्की सी आलोचना की, लेकिन उस आलोचना से ज्यादा अपने उपलब्धियों, अपनी कहें कि डिटर्मिनेशन, अपनी डिलीवरी और काम को करके दिखाना, इस पे वो ज्यादा फोकस रहे और आगे क्या करना है उसका भी एक रोड मैप देते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए यहाँ पे। तो विपक्ष के ऊपर हमले की जहां तक बात है, मैं समझ रहा हूं कि प्रधानमंत्री अब विपक्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं। पूजा, तो इस नजरअंदाज को कैसे देखें अत्री जी कि विपक्ष की राजनीति क्या उनके लिए महत्व नहीं रखती है, या वाकई यहाँ पर उनके इन तमाम दौरों से या उनके जो मोदी मैजिक यहाँ पर हमेशा से देखा जाता है, उन्हें लगता है कि अब विपक्ष की राजनीति फीकी पड़ रही है? कैसे समझेंगे इसे, आप समझाएं।
देखिए पूजा जी, अभी पिछली बार जब कॉरिडोर में आए थे हम्म। तो उस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि अंतिम समय में व्यक्ति काशी ही जाता है। इस बात को बनारस वालों ने बहुत गंभीरता से लिया था। उनको यह लगा कि उन्होंने सभी बनारस वासियों को यह कहा गया है। तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि वो अगर विपक्ष की ज्यादा चिंता करेंगे, ज्यादा उनकी बात करेंगे, तो वो पीछे हो जाएंगे। और यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है कि हम उसकी चर्चा ही ना करें जिसको हम फोकस करना चाहते हैं, हम अपनी बात करें। और उन्होंने कहीं पर भी किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने एक सांकेतिक रूप से कहा कि विपक्ष क्या चाहता है और मैं क्या चाहता हूं। तो हम अपनी बात को जितना ज्यादा रख सकेंगे हमको उतना फायदा होगा। हम अपनी बात कह ना पाए और विपक्ष की जो है हम आलोचना करें। और विपक्ष तो खुद ही नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा है, बार बार उनका नाम दे करके और इस स्तर पे आकर के, जो राजनीतिक स्तर पर उचित नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं कि एक बार राजनारायण और कमलापति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन रास्ते में जब दोनों मिल गए तो राजनारायण जी ने कमलापति से कहा कि अरे भाई मेरी कार में पेट्रोल भरने के लिए पैसा दे दो। तो उन्होंने पैसा निकाल के दिया। फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ खिलाओ, तो उन्होंने खिलाया भी। तो पहले क्या होता था कि मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता था। आज की राजनीति में क्या है कि जब डिस्कशन भी होता है तो किस स्तर पे आदमी लड़ाई पे उतर आता है। तो ये हमारे दर्शक भी देखते हैं, मतदाता भी देखते हैं। वो इस सब चीज को नहीं चाहते, वो विकास चाहते हैं, वो रोजी रोटी कपड़ा मकान की सुनिश्चितता चाहते हैं। और हम जब लड़ेंगे तो मतदाता तो ये सोचेगा ना कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो हमारा क्या भला करेंगे। तो नरेंद्र मोदी सकारात्मक सोच रख करके वो उतना ही बोलते हैं जितना क्रिएटिविटी के लिए जरूरी होता है, बस। और उसी में उनका सारा काम हो जाता है। यही दूरदर्शिता है राजनीतिक। और यही दूरदर्शिता से कह सकते हैं कि पीएम मोदी कभी आलोचना तो नहीं करते, लेकिन बातों बातों में जरूर विपक्ष पे निशाना साध जाते हैं। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है निमेश, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी काशी आए थे और उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद किया तो प्रियंका गांधी कह रही थी कि हमने इस नारे की शुरुआत करी थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसके बाद अब देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से महिलाओं के आगे झुक गए हैं। तो क्या अब तक विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई हो? देखिए, जो जानकारी मेरे पास है उसमें विपक्ष की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सब की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये प्रतिक्रियाएं भी आपको अब देखने को मिलेंगी ट्वीट के जरिए। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि कहां से कौन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी रिएक्शन आएंगे वो अब स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के फेवर में ही जाएगा। आप मसलन अगर किसी को गाली देती हैं तो उसके प्रति एक लोगों के भीतर संवेदना भी बनती है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। और फिर डिलीवरी लोगों को जमीन पे देखने को मिल रही है, चाहे वो आज डेयरी संकुल की बात करें या ओल्ड काशी जो है उसके जितने वार्ड हैं उसमें भी पुनर्निर्माण का जितना काम है उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने उसको शिलान्यास उसका किया। जो डेवलपमेंट के और भी काम है, तो ये जो डिलीवरी है वो अपने आप में उन विरोधियों के लिए जवाब होगी। हालांकि सवाल तो उठेंगे और सवाल उठाए भी जाएंगे। विपक्षी दल फिलहाल उसकी तैयारी में है और सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पूजा, देखिए, राजनीति है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों ओर से चलता है। यहाँ पर सत्ता पक्ष में बैठी सरकार भी आरोप प्रत्यारोप करती है और विपक्ष की ओर से भी कई आरोप लगाए जाते हैं सत्ता पक्ष पर। लेकिन अत्री जी, पीएम का संसदीय क्षेत्र है काशी वाराणसी, और ऐसे में क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि काशी जो एक पुरानी काशी हुआ करती थी वो अब एक नई काशी हुई है? वो संकरी गलियां वहां पर नहीं है, वो जो मंदिर वहां पर हम देखते थे जहां पर श्रद्धालुओं के खड़े होने की जगह नहीं होती थी, वो अब चीजें नई काशी में तब्दील हो गई हैं। जगह बहुत सारी है, श्रद्धालु अब मनचाहे तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि काशी में काम हुआ है। अत्री जी। जी बिल्कुल, ये जो मकान हटाए गए हैं, जो मेरी जानकारी है कि बहुत पहले जब ये मंदिर था, बहुत पहले, तो वहां पे पंडित और पुजारी ये लोग रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने मकान बना लिए, कुछ लोग आ गए, फिर वो गलियां का रूप ले लिया उसने। और अब क्या है कि वो एक भव्य, जो लोग वहां पे आते हैं उसको देख करके ये कहते हैं कि हमें ये कल्पना नहीं थी कि इस तरह का सुंदर बन जाएगा। उधर गंगा, इधर विश्वनाथ जी,
तो एक परिकल्पना दिमाग में होती है, कुछ नया करने के लिए कुछ चीजें हटाई जाती हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि काशी की मौलिकता भी बनी रहे और आधुनिकता भी के साथ ही कदम ताल करता रहे। और ये हमारे राजनीतिकों को देखना होगा कि हम कैसे काशी की उस पहचान को बनाए रखें जिसके लिए काशी या बनारस जाना जाता था। और वक्त के साथ बदलाव होते हैं, हमको वो बदलाव भी स्वीकार करने होंगे जो समय के साथ चलने वाले होते हैं। लेकिन काशी अपने आप में महत्वपूर्ण है और संसदीय क्षेत्र होने के नाते प्रधानमंत्री का इसमें और भी इसका यश हुआ है, नाम हुआ है और देश विदेश में काशी पहचान में आ गई है और बहुत पर्यटन के बहुत से सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं बनारस में। और मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल मंदिर में इतनी भीड़ है कि रास्ता चलना मुश्किल है, हर आदमी उस मंदिर को देखने के लिए आ रहा है। तो कुछ ना कुछ आकर्षण हुआ है, कुछ बदलाव होगा समय के साथ। हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी जो जड़ है उसको बचा के रखें, क्योंकि मूल तो वही होता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि आज काशी दौरे पर हैं, आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी एक बार फिर से पहुंचे। हालांकि 10 दिन की अवधि में ये उनका दूसरा दौरा था और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर काशी वासियों को दी है। आज उन्होंने 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं का तोहफा ये समर्पित किया है काशी वासियों के लिए। लेकिन इसके क्या सियासी मायने निकलकर सामने आते हैं, ये भी एक अलग टॉपिक हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही निशाना साधता है कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं, इससे पहले भी जब उन्होंने दौरा किया था तो प्रियंका गांधी ने उन पर कई आरोप लगाए थे। लेकिन क्या मायने इस दौरे के हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। निमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।